A very warm welcome to session 1 of chapter 7. So here we are in session 1 of chapter 7, diversity in living organisms. Diversity is an English word जिसका मतलब होता है अलग अलग तरह का. लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जिंदा जो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो अब जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हमने साइंस की इस बुक में पढ़ाई शुरू की थी मैटर की डिस्कशन से. पहले 4 चैप्टर्स में हमने केमिस्ट्री की नज़रों से यूनिवर्स को देखा था. उसके बाद के चैप्टर्स में इस तीसरे चैप्टर तक हम बायोलॉजी की नज़र से देख रहे हैं. तो बायोलॉजी की नज़र से जो जिंदा चीज़ें हमने सीखा कि सेल से बनी होती हैं, सेल के ग्रुप से टिश्यू बनते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, फिर सेल्स भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, विद न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस, ऐसे होते हैं. तो हमने बेसिक जो है टाइप्स पढ़ी जो टिश्यूज की, ऑर्गेनिजम्स की और सेल्स की हैं. अब हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. हमने पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में सीखा कि जो टिश्यूज हैं वो जब बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, और उन सब से मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म जब तैयार होता है तो यानी कि हमारे यहाँ तो हम देखिए कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं. इवोल्यूशन, आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा. जब हमने ये पढ़ा कि पहले इंसान चौपाया था, बंदर था, धीरे धीरे वो खड़ा हुआ सीधा, थोड़ा झुक के खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ. आप देखते हैं जो आदि मानव से लेकर आज तक के मानव तक की जो जर्नी है, आप सब जानते हैं, इवोल्यूशन बोलते बोलते हैं. इवोल्यूशन के कारण हमारे आसपास धरती पर बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली वैरायटी है. मतलब इतनी हैरानी होती है, इतनी तरह के जीव जंतु हैं कि क्या हम में से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक एक को अलग अलग स्टडी करें. इतना तो जीवन में समय भी नहीं होता. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल. ठीक है. सारी फॉर्म्स को अलग अलग पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है. तो कैसे पढ़ें? पढ़ना तो है, जानकारी की तो इच्छा होती है. तो क्या करें? उनको डाल दो किसी कैटेगरी में, पुट देम इन क्लासेस और ग्रुप्स. अब जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, स्कूल में आपने देखा है क्लास 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक होते हैं. फिर क्लास 1 के भी फर्दर सेक्शंस होते हैं. यानी सेक्शंस को क्या कह सकते हैं हम? सब ग्रुप्स कह सकते हैं, सब क्लास कह सकते हैं. और मेन क्लास क्या हो गई? फर्स्ट क्लास हो गई, या सेकंड हो गई, थर्ड हो गई. इसी तरह से हम हमारे आसपास दिखने वाले जीव जंतुओं को कक्षाओं में बांट सकते हैं, ग्रुप्स में बांट सकते हैं. किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन कि उनके अंदर क्या क्या समानताएं हैं. एक जैसे दिखने वाले, जो उनमें कोई ऐसी समानता जो सब में पाई जाए. जैसे कि हम सब इंसानों के, हमारे क्या है, 2 हाथ हैं, 2 हाथों में 10 उंगलियां मेजॉरिटी के मिलेंगी, जिनके साथ कोई हादसा हो गया उनको छोड़कर. तो यानी कोई ऐसा बेसिक बेसिक समानता, आधारभूत समानता जो सब में पाई जाए, उसके बेसिस पर समानताएं, उसके बेसिस पर हम कक्षाएं बना सकते हैं. 9वीं कक्षा मतलब जो एक एनसीईआरटी का या सीबीएसई का पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ेंगे, वो 9वीं कक्षा है. एग्जाम दे के पास होंगे. इसी तरह से जब हम जीव जंतुओं की कैटेगरीज बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. अब ऐसा करने से जब हम उनकी कक्षाएं बना देंगे तो ये क्या होगा? इनकी स्टडी विल बी मोर प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकली feasible टू स्टडी. हमारा क्या होगा? टाइम बचेगा. ठीक है. और मेन ब्रॉड क्लासेस हम बना पाएंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस, कक्षाएं बना देंगे ऑर्गेनिजम्स की. जैसे हम कहते हैं ना, रेप्टाइल्स में हम सारे रेंगने वाले जानवर डाल देते हैं, छिपकली, सांप, कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं. ठीक है. फिर उनके अंदर फर्दर सब क्लासेस कर देते हैं, इंसेक्ट्स के अलग कर देते हैं और जानवरों के अलग कर देते हैं. राइट.
वो कैसे पॉसिबल होता है? मेन ब्रॉड क्लासेस जो होती हैं वो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस दिखता है हमें, जिन सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के को लेकर हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अंतर दिखाई देता है, ठीक है, उनको उनके ऊपर डिपेंड कर उनके ऊपर हम आधारित करके हम जो है ब्रॉड क्लासेस में बांट देते हैं जानवरों को। और जो थोड़े कम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके उनसे हम सब क्लासेस बना लेते हैं। जैसे आपके स्कूल में सेक्शंस होते हैं ना, ऐसे हम जो है बायोलॉजिकली स्पीकिंग मेन क्लास के अंदर सब क्लासेस बना लेते हैं। जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर हमने कहा ना कि इंसेक्ट हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ वेरिएशन की। जब हम कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा जीव जंतु हैं तो रेंज है इसका मतलब। रेंज की बात करें तो 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखिए, इतने छोटे पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया जो कि माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, जिनका साइज फ्यू माइक्रोमीटर्स होता है। और कहाँ एक इतनी बड़ी वेल 30 मीटर लंबी तो एक ब्लू वेल होती है। और रेडवुड ट्री नाम का ट्री होता है जो 100 मीटर टॉल होता है। ठीक है, देखिए कहाँ माइक्रोमीटर्स और कहाँ मीटर्स, कितना फर्क है। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से इतना दैत्याकार पेड़ या दैत्याकार मछली। फिर दूसरी रेंज अगर हम देखें, कीड़े मकोड़े जैसे कि मच्छर, जिनकी जिंदगी जीवन काल हो सकता है आज पैदा हुए आज ही कोई मार दे उनको, हिट से मर जाएं या गुड नाइट से मर जाएं या हम ताली से मार दें या रैकेट से मार दें। और पाइन ट्रीज, चीड़ के जो पेड़ हैं, इनकी ज़िंदगी तो हज़ारों साल ये पहाड़ों पर वैसे के वैसे आपको दिखते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ कितनी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती है। तो देखिए हमने पहली कैटेगरी ली साइज़ के हिसाब से, पहली रेंज है साइज़ के हिसाब से, दूसरी रेंज है उनकी ज़िंदगी कितनी है, तीसरी रेंज है कलर के हिसाब से। तो आपको कलरलेस कीड़े मिलेंगे, ट्रांसपेरेंट कीड़े पन्नी जैसे ट्रांसपेरेंट, और बिल्कुल ब्राइट कलर के बर्ड्स मिलेंगे और फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंज। रेंज ऑफ वेरिएशन भी, इतनी वेरिएशन है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इतनी आपको वैरायटी देखने को मिलती है। अगला फिर हमारे पास सेक्शन आता है कि जो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या हैं, किस आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। एरिस्टोटल नाम के साइंटिफिक फिलोसोफर थे, उन्होंने जीवों को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर लिविंग हैबिटेट। हैबिटेट होता है जो जगह जहाँ पर रहते हैं। ये क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल थी बट बहुत कंफ्यूजिंग थी, और ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी फॉर क्लासीफाइंग एनिमल्स। क्योंकि अगर हम खाली हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो भाई ऐसा हो सकता है कि समुद्र में रहने वाले जानवरों को अगर हम मिलाएंगे तो उनमें और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इसलिए ये वाली क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल की फेल थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसी चैप्टर के अंदर ही इन चैप्टर एक्सरसाइज है, इस सेक्शन फर्स्ट सेक्शन के बाद में उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, कक्षाओं में क्यों बांटते हैं। देखें इसका आंसर क्या है। देखिए हमने आपको बताया भी है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से धरती पर जिंदगी जो है इवॉल्व हो रही है। लाइफ आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आ गई थी धरती पर, और बहुत ही लंबा प्रोसेस चला है इसका, इवोल्यूशन का। और उसके कारण बहुत ही कंफ्यूजिंग वैरायटी हमें अर्थ पे, इतने हम चक्कर खा जाएंगे, अरे ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है लेकिन वो आसमान में दौड़ता है तो ज़मीन पे चल रहा है। और हमने आपको अभी कहा कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनको हम अलग अलग स्टडी कर लें। ठीक है, जब पॉसिबल नहीं है स्टडी करना, इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, वी इट इज़ बेटर टू पुट देम इन क्लासेस। और क्लासेस हमने किस बेसिस पे बनाई, हमने पहले बताया आपको, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है क्लासीफाई करके उनको स्टडी करना, है ना। क्योंकि पूरी क्लास को पढ़ लो, क्योंकि भाई इस क्लास में ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, तो इससे टाइम भी बचेगा।
और कंफ्यूजन हमारा दूर होगा। अब अगला प्रश्न है, 3 एग्जाम्पल दीजिए रेंज ऑफ वेरिएशंस के दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। बिल्कुल अभी अभी हमने डिस्कस किए, तो मैं दोबारा रिवाइज कर लेंगे हम। पहली रेंज में तो हमने कहा था साइज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो कि फ्यू माइक्रोमीटर्स के होते हैं से लेकर ब्लू वेल जो कि आपकी 30 मीटर लंबी होती है, और रेडवुड ट्री जो कि 100 मीटर लंबा होता है। तो वो आप इसमें आप जिक्र कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था बेस्ड ऑन उनकी लाइफ कितने दिन, तो कुछ इंसेक्ट जैसे कि मच्छर, इनकी जिंदगी तो कुछ ही दिन होती है, फ्यू डेज। और पाइन ट्रीज थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जिंदा रहते हैं। तीसरी कैटेगरी हमने बताया कि कलरलेस कीड़ों से लेकर ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स और ब्राइटली बर्ड्स बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों प्रश्न हमने इन चैप्टर एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए। अगला सेक्शन है 7.1, उसका नाम है कैसे सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि हम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो, हम कैसे पता लगाएंगे कि यही सबसे बढ़िया है, इसके बेसिस पे क्लासेस बना लें। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक ढूंढना होता है, खासियत ढूंढनी होती है, ठीक है, जिसको हम आधार बनाएंगे। किस बात का आधार बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में डिवाइड करने का। मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमें वो खासियत यानी वो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना होगा जिसको हम आधार बनाएंगे किसका, जानवरों को कक्षाओं में बांटने का। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो हमने खास खासियतें ढूंढी। खास खासियत हमने एक बार देख ली, उससे के आधार पर डिवीजन बना दी। फिर उस खास के बाद जो अगला जो खास है वो ढूंढा, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने क्या बना दिए, सब ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि अगर मैमल्स कहें तो मैमल्स में खाली ह्यूमंस थोड़ी आते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं। तो अब पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन जान लें। जब हम कह रहे हैं कि सबसे पहला काम है कि हमें जो खासियत है जिसको हमने आधार बनाना है कक्षाएं बनाने के लिए, उसको ढूंढना है, मेन खासियत को, फिर उसके बाद में उससे कम खास खासियतों को ढूंढना है। तो उन खासियत को पहले हम डेफिनेशन दे दें, परिभाषित कर लें। खासियत या करेक्टरिस्टिक का मतलब है कोई खास फंक्शन, कोई खास काम जो वो कर रहा है, फीचर या फॉर्म, शक्ल, उसके शरीर की शक्ल, उसके द्वारा किया गया कोई खासा काम, या दूसरे शब्दों में वो कैसा दिखता है और कैसे बिहेव करता है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हीं के को आधार बनाकर ब्रॉडेस्ट डिवीजन की जाती है। जैसे मैंने कहा ना, स्कूल में ब्रॉड डिविजन्स में फर्स्ट से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं, ब्रॉडेस्ट डिवीजन है, ठीक है। बाकी उनके सेक्शंस की बात नहीं की जाती, कक्षा की बात की, ये ब्रॉडेस्ट हो गया। और ये जो मतलब ब्रॉडेस्ट डिवीजन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक हम यूज करते हैं, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो कम खास, उनसे उससे कम खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट लेवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फंडामेंटल के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और उनसे जो नेक्स्ट लेवल होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने से पहले लेवल पे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं ब्रॉड डिवीजन के लिए और सब क्लासेस के लिए, वो सब म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप है, इसको आगे से आगे करते जाते हैं, सब क्लास में भी सब क्लास बनाते जाते हैं बेस्ड ऑन म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है।
और जो म्यूचुअली रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, म्यूचुअली रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या होता है इनका, ये बेसिकली ये नेचर ऑफ सेल से लेकर, हाँ, ये जो नेचर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो हम करेक्टरिस्टिक जिसको हम यूज करते हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक की तरह, वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आप ध्यान होगा यूकेरियोटिक सेल में क्लियरली डिफाइंड मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और उससे बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, और वो सारे के सारे आपस में अपने एक दूसरे से अलग रहते हुए अपने काम बड़ी ही एफिशिएंसी के साथ करते हैं। जबकि जिन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, उनके बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं बिल्कुल ही अलग तरह से चलते हैं। और जो यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं उन क्योंकि वो अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शंस कर सकती हैं, इसीलिए ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली आपको यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, यूकेरियोटिक सेल्स को बनाने में पार्ट कर लेती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज अ basic characteristic which is used to classify organisms into different classes of organisms containing eukaryotic और prokaryotic cells। और अगला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सेल है यूनि सिंगल एंटिटी है या ग्रुप की तरह रह रही है, ताकि एक सिंगल बॉडी को बनाने में एक सिंगल सेल है या ग्रुप्स ऑफ सेल्स है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सिंगल सेल होती है और उसके सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि सेल को जिंदा रख सके। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स के जो ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, वो इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हर ग्रुप जो होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका फंक्शन स्पेशलाइज्ड होता है एज पर डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होता है, डिफरेंट बॉडी डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसीलिए ये भी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ यूनिसेलुलर सेल, ए सिंगल सेल और मल्टीपल सेल्स। तीसरा जो है करेक्टरिस्टिक है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है या उसको बाहर से बाहर के दुनिया पर डिपेंड करना पड़ता है। ये भी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक यूज किया जा सकता है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स को हमें अलग अलग करना हो तो हम यही वाला करेक्टरिस्टिक बेसिक करेक्टरिस्टिक यूज करते हैं ब्रॉडर डिवीजन के लिए। अगला जो कम खास या मतलब फंडामेंटल तो नहीं है बट हाँ करेक्टरिस्टिक है कि जो प्लांट्स की जो बॉडी है, जो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज कैसा होता है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स इन प्लांट्स। ठीक है, फिर सब ग्रुप्स के लिए एक और करेक्टरिस्टिक है कि जो जैसे कि एनिमल की जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस, इसके बेसिस पर हम एनिमल्स के सब ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह से जो बॉडी डिज़ाइन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पौधों की क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो एनिमल की क्लासिफिकेशन में यूज़ होने वाले करेक्टरिस्टिक्स से अलग हैं, क्योंकि दोनों की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक अलग है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स को खाने के लिए बाहर के वर्ल्ड पर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब हम एक बार इसके क्वेश्चंस देख लें। विच डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स? द प्लेस वेयर दे लिव, द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ, व्हाई? वो कहते हैं कि आप ये बताओ कि जहाँ पर जानवर रहते हैं वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए या जो जिन सेल से वो बने हुए हैं वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए।
ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। और क्यों? देखो, पहला तो जो द प्लेस वेयर दे लिव, ये तो एरिस्टोटल ने भी कोशिश की थी, इसके बेसिस पर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी बड़ी ही कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि बहुत सारे जानवर एक ही जगह रहते हो लेकिन फिर भी उनमें और कोई सिमिलरिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये तो मिसलीडिंग है। लेकिन अगर हम काइंड ऑफ सेल्स के ऊपर करेंगे तो जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स कभी भी एक जैसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर जाना कि जो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं ना, वो जब मिलकर एक बॉडी को बनाते हैं तो इसका मतलब है, और अलग अलग जो ग्रुप है वो अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन उसका होता है। तो सेल्स की शक्ल भी पर्टिकुलर होती है और फंक्शन उनके द्वारा जो किया जाता है वो भी पर्टिकुलर होता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी डिजाइन होगा वो बेसिक उसमें बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स खाली सिंगल सेल से बनेंगे, कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल से बनेंगे, कुछ में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे, कुछ में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगी। इसीलिए इसके बेसिस पर जो है क्लासिफाई करना ज़्यादा फंडामेंटल होगा, ये ज़्यादा फंडामेंटल है बजाय प्लेस वेयर दे लिव के। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। वो कहता है कि मुख्य जो खासियत क्या है जिसके ऊपर आप मोटे तौर पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो। सीधी सी बात है, अभी हम बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि एक डाइवर्स क्लास है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर दिखने में सेम है, एक ही तरह का काम करते हैं, तो दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या है ये? इट इज अ सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट बेसिस आर एनिमल्स एंड प्लांट्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। किस बेसिस पर एनिमल्स और प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं वो, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन देयर बॉडी, बेसिक बॉडी डिजाइंस। और बेसिक बॉडी डिजाइन किस पर डिपेंड करता है? देयर नीड टू मेक फूड और टू गेट इट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। प्लांट्स अपना पौधे खाना खुद बनाते हैं, उनके पार्ट्स उस हिसाब से बने होते हैं, और एनिमल्स अपना खाना बाहर के जगत से लेते हैं और उनकी बॉडी उस हिसाब से बनी होती है। सो विद दैट वी फिनिश दिस सेक्शन। इन नेक्स्ट क्लास we will begin with the relation between evolution and classification, or need to classify due to evolution. So till we meet in the next session, all the best.